Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Do contact us for the best OET coaching and please subscribe our channel if you have not. The most important instruction of each and every video of Dr. BKM OET Institute is to watch the video till the end. बिकॉज इफ यू डू नॉट नो हाउ टू एंड द टास्क यू आर इन ट्रबल, क्योंकि एग्जामिनर ने राइटिंग में जहां पे आपको एंड में मार्क्स देने हैं वहां पे ही आपकी एंड लाइन गलत होती है तो गलत है। स्पीकिंग में जहां पे आपने लीफलेट देनी है, समराइज करना है टास्क को, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे राइटर जहाँ पे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहा होता है। सो एंड का सुनना बहुत जरूरी है। अवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 7696734256. You may contact us for the best OET coaching and please listen to the video till end. Subscribe our channel if you have not. And sorry for the repetition if I have, but I really want people to come in and to learn from us. So yeah, this is a kind of a letter which I have already uploaded 3-4 times, but ये letter जब भी आता है ये trouble create करता है. That is why it is a kind of a letter which I love to repeat. लेकिन इस लेटर के थ्रू मैं आपको ओईटी के कई बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, कई इंस्टीट्यूट्स आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये रेफरल लेटर है, ये डिस्चार्ज लेटर है, और आप भी स्टूडेंट्स हो, आपका भी मन करता है सर अच्छा ये डिस्चार्ज लेटर है, अच्छा ये डिस्चार्ज बैक लेटर है, ओके सर दिस इज विजिट लेटर। एक्चुअल में आपकी हेल्प नहीं करता, ये आपको तंग करता है, क्योंकि ये आपको आपके नर्सिंग गोल से दूर लेके जाता है। आपको ऐसा मजबूर कर देता है कि आप नर्स की तरह बिहेव नहीं कर पाते। हर टास्क को एक सिंपल टास्क समझ के चलो, और हर लेटर रेफरल लेटर होता है। रेफरल लेटर का मतलब ही क्या है? अगर आप डॉक्टर को रेफर कर रहे हो तब भी तो रेफर कर रहे हो, अगर आप किसी जूनियर को रेफर कर रहे हो तब भी तो रेफर कर रहे हो। रेफरल लेटर तो सारे हैं। अगर आप कम्युनिटी नर्स के पास पेशेंट को भेज रहे हो तो भी तो रेफर कर रहे हो, अगर आप नॉन मेडिकल प्रोफेशनल सोशल वर्कर के पास पेशेंट को भेज रहे हो तो भी तो रेफर कर रहे हो। तो रेफरल लेटर तो सारे ही होते हैं। हाँ, डॉक्टर्स के साथ रेफर्ड वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, डॉक्टर्स के साथ रेफर्ड वर्ड बिकम्स मोर प्लेजेंट, बट इट डज नॉट मीन कि हम अपने आप को कंफ्यूज करने लग जाएं। अच्छा सर ये विजिट लेटर है, फिर ये रेफरल लेटर कैसे हुआ? यार विजिट लेटर है तो क्या हुआ, रेफर तो तुम किसी ना किसी को कर रहे हो ना, डॉक्टर को रेफर कर रहे हो, तो ये विजिट लेटर भी है, ये रेफरल लेटर भी है। सर ये तो डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर है, इसमें तो हम कम्युनिटी नर्स को कह रहे हैं, तो ये रेफरल लेटर कैसे यार कम्युनिटी नर्स को रेफर कर रहे हो तो रेफरल लेटर तो है ही। So please do not confuse yourself in knowing what it is, but try to act as a nurse. Take one task one by one, and you will surely pass OET exam, especially in writing. Writing is the easiest module. So again, please listen to this video till end. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं अगेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ओईटी की। स्पीकिंग में इफ एनी पॉइंट इज डिफिकल्ट लीव इट। राइटिंग में इफ एनी पॉइंट इज डिफिकल्ट लीव इट, छोड़ दो, बिल्कुल पंगा मत लो, आप बच जाओगे, आप पक्का पास हो जाओगे। जैसे ये लेटर मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो भी पॉइंट मुझे समझ नहीं आएगा मैं वो नहीं लिखूंगा। प्लीज राइट अ रेफरल लेटर टू द लैक्टेशन कंसल्टेंट। द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटर हमेशा पीछे से शुरू करना है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, लेटर को शुरू से नहीं हमेशा एंड से शुरू करना है कि ये लेटर आप लिख किसको रहे हो, क्योंकि तभी तो डाटा सिलेक्शन होगी। अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिख रहा हूँ तो मैं एम्बुलेशन से रिलेटेड डाटा लूंगा, साइकेट्रिस्ट को लिख रहा हूँ तो मैं साइकोलॉजिकल डाटा लूंगा, लैक्टेशन कंसल्टेंट को लिख रहा हूं तो मैं फीडिंग से, बेबी के फीडिंग से रिलेटेड, लैक्टेशन से रिलेटेड डाटा लिखूंगा। सो प्लीज राइट अ रेफरल लेटर टू द लैक्टेशन कंसल्टेंट एट द ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सेंटर। तो कोई ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, तो देखो अब इससे कितना कुछ पता लग रहा है एड्रेस से भी, कि ये वो वाला सेंटर है जो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करता है। और ये कहाँ पे है? सेंटर रोमाविल में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये पेशेंट भी रोमाविल में ही रहता होगा। देखो पेशेंट का एड्रेस रोमाविल। अगर कोई मोहाली में रहता होगा तो मैं उसे जलंधर क्यों भेजूंगा इलाज करवाने के लिए? वो रोमाविल में रहता है, तभी तो मैं रोमाविल वालों को लेटर लिखूंगा ताकि मदर को दूर ना जाना पड़े। तो उसी के एरिया में एक ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सेंटर है जहाँ पे ये लैक्टेशन कंसल्टेंट है। मैं उसको रेफरल लेटर लिख रहा हूँ कि ये मैं पेशेंट आपके पास रेफर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पेशेंट को पक्का ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो यही मेरे लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो जो डिस्चार्ज प्लान होता है और विजिट लेटर में जो लास्ट विजिट होती है वो पर्पस होता है, जो भी लास्ट में दिया होता है वो पर्पस होता है। तो इसमें प्लान में इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स, यानी मदर को ब्रेस्ट फीड में दिक्कत आ रही है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट को मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड। तो इसका लास्ट पैराग्राफ लिखने का क्या तरीका होता है? जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ, पर मैं पर्पस को पहले लिख रहा हूँ, सॉरी लास्ट पैराग्राफ पर्पस को पहले लिख रहा हूँ। इसको फर्स्ट में भी लिखते हैं
पर लास्ट का मेथड बता रहा हूँ आपको ताकि आपके लिए इजी रहे। डिस्चार्ज लेटर्स में हमेशा ऐसे लिखना होता है, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, हमेशा ऐसे ही लास्ट पैराग्राफ, इफ यू कुड एनकरेज द मदर या फिर पेशेंट टू इंक्रीज, यहाँ पे पेशेंट भी लिख सकते थे, मदर भी, टू इंक्रीज ब्रेस्ट फीड्स। तो पहला पॉइंट मेरा ये कवर हो गया जो मैंने यहां से उठाया, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एनकरेज द मदर। अब ये मैंने अपने आप वर्ड यूज किए। अब मैं यहाँ पे लिख दूं इफ यू कुड इंक्रीज द, तो लेटर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे यू कौन है, लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो मेरे को लैक्टेशन कंसल्टेंट को थोड़ी ब्रेस्ट फीड इंक्रीज करवाने हैं, उस वो एनकरेज करेगा, तो ये आपको अपने आप ढूंढना पड़ेगा। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एनकरेज, इफ यू कुड एजुकेट, ये नहीं है कि एनकरेज, आप एजुकेट भी लिख सकते हो, पर एनकरेज ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सिखानी नहीं है, ज्यादा फीड्स के लिए एनकरेज करना है। तो एनकरेज, ठीक है, एनकरेज की जगह आप एडवाइस लिख सकते हो, इफ यू कुड एडवाइज द मदर, एडवाइज द पेशेंट टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स। देखो पहला पॉइंट तैयार हो गया। रेफर टू द ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये तो प्लान में सारी बातें दे रखी हैं कि रेफर टू द ब्रेस्ट फीडिंग, यही तो है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट सेंटर, तो ये दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, इन्हीं को तो हम लेटर लिख रहे हैं। ये ओईटी की बात जिसको समझ आ गई ना उसको ओईटी समझ आ गया। ये मतलब आपको जो लेटर दिया होता है वो पूरा दिया होता है, नोट्स, केस नोट्स दिए होते हैं, उनमें से आपको लेटर एक को लिखने को कहते हैं। तो रेफर टू ब्रेस्ट फीड, रेफर तो हम कर ही रहे हैं, उन्हीं को तो लेटर लिख रहे हैं। चेक फार्मूला इज, यानी ये फार्मूला फीडिंग भी मदर करती है, यानी यही यही चीजें, यही जो पार्ट है यही बताता है कि मुझे लेटर में जब मैं बाकी पैराग्राफ्स लिखूंगा पहले वाले तीन, उसमें क्या क्या इंक्लूड करूंगा, तो फार्मूला फीडिंग को भी इंक्लूड करूंगा कि चेक फार्मूला फीड इज करेक्टली प्रिपेयर्ड इफ कंटिन्यूइंग फार्मूला फीड्स, अगर मदर कंटिन्यू करती है फार्मूला फीड्स, यानी मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी है, वो फार्मूला फीड दे रही है, इसीलिए मदर को एनकरेज करना है कि आप ब्रेस्ट फीड को इंक्रीज करो। लेकिन अगर आप फार्मूला फीड को कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसको वाटर के साथ सप्लीमेंट करो, और ये डेली चेक करो कि फार्मूला इज करेक्टली प्रिपेयर्ड, कि ये फीडिंग प्रोपर। तो अब मैं जो लैक्टेशन कंसल्टेंट को लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं उनको ये बात कैसे लिखूंगा, मैं उनको ये बात ऐसे लिखूंगा, तो उनको मैं ये बात ऐसे लिखूंगा, इफ यू कुड एनकरेज द मदर टू इंक्रीज ब्रेस्ट फीड्स। अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आऊंगा, इंक्रीज ब्रेस्ट फीड्स काइंडली ऑल्सो, या फिर इट इज इंपॉर्टेंट। वैसे मैं काइंडली वाला ज्यादा यूज करता हूँ, पर यहाँ पे काइंडली जच नहीं रहा, इसलिए मेरे को तो अपना आसान वर्ड लिखना है, तो ये मेरा आसान बन रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द फार्मूला फीड वेदर इट इज करेक्टली प्रिपेयर्ड और नोट। अब ये बात मैं तभी लिख सकता हूँ जब मैं ये कहूँ कि मदर फार्मूला फीड को कंटिन्यू कर रही है, तो यहीं पे मुझे यहाँ पे ही आपकी सारी नॉलेज और सारी बेसिक्स हैं। सो द मदर, सो ऐसे करके इफ, तो मैं अब लैक्टेशन कंसल्टेंट को कह रहा हूँ, इफ द मदर कंटिन्यूज, इफ द मदर कंटिन्यूज, अगर वो कंटिन्यू करती है, कंटिन्यूज, सॉरी, इफ द मदर कंटिन्यूज द फार्मूला फीड इन दैट केस, तो यहाँ पे इफ और देन का कॉम्बिनेशन होता है, इसे कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कनेक्टर्स बोलते हैं, वैसे ये बहुत अच्छे कनेक्टर्स होते हैं। इफ के साथ हमेशा देन का यूज होता है, अगर ये करोगे तो। सो इफ द मदर, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, इफ द मदर कंटिन्यूज देन इन दैट केस, कोमा, आई को छोटा कर दो, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द फार्मूला, चेक वेदर द फार्मूला फीड इज करेक्टली प्रिपेयर्ड और नॉट। अब ये लाइन ऐसे बनेगी, वेदर द फार्मूला फीड इज करेक्टली प्रिपेयर्ड और नॉट। इसे आप हिंदी में बना के देख लो, तो हिंदी में भी यही कह रहा है, इफ द मदर, अगर मदर कंटिन्यू करती है, तो इन दैट केस, मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ, लैक्टेशन कंसल्टेंट को, तो मैं उसको कह रहा हूँ, देन इन दैट केस इट इज इंपॉर्टेंट, आपके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर द फार्मूला फीड इज करेक्टली प्रिपेयर्ड और नॉट। तो ये मेन काम मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को देना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैम इसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करो, लेकिन अगर मदर कंटिन्यू करती है फार्मूला फीड को, तो मैम आप प्लीज उसको चेक कर लेना कि वो सही से बना रही है या नहीं बना रही। एडवाइज ऑन कीप द, अब ये पॉइंट मुश्किल है, टू सप्लीमेंट विद वाटर, तो इसको मत लिखो,
अगर ज्यादा ही मन कर रहा है तो इस लाइन को अलग से लिखो, मुश्किल लाइनों को मिक्स मत करो, यहीं पे आपकी ग्रामर गड़बड़ करती है, यहीं पे हमारे मार्क्स करते हैं। सो काइंडली एडवाइज द मदर टू मिक्स द फार्मूला फीड with water which is first boiled and then cooled। कहने का मतलब यह, फिर आपकी इंग्लिश इस लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सबसे आसान करना चाहते हो ईटी को, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही, इसको मत लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, मत लिखो इस पॉइंट को, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप मार्क्स लेना चाहते हो कि 350 की बजाय 380 लेना चाहते हो, 360 लेना चाहते हो, पर अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 300 पक्का आ जाएंगे। अगर आपने इसको गलत लिख दिया तो 300 पे दिक्कत आ सकती है, इसीलिए गलत लिखने से अच्छा है मत लिखो, डोंट राइट एक्स्ट्रा। सो काइंडली एडवाइज द मदर टू मिक्स, अब मिक्सचर अच्छा नहीं लग रहा, टू मिक्स फार्मूला फीड विद वाटर विच, अब इसको और अच्छा बनाते हैं, जिसको जो होना चाहिए, विच शुड बी फर्स्ट बॉइल्ड एंड देन कूल्ड, के पानी को पहले उबालना है, गर्म करना है, फिर ठंडा करके वो वाला साफ पानी मिक्स करना है बच्चे के लिए। सो ये वाली बात का मतलब ये है। सो अब ये पॉइंट देखो, अब देखो कितना पढ़ने में आपको अच्छा और आसान लगेगा। दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ ओईटी। जितना प्रैक्टिकली आप नर्स की तरह बिहेव करोगे, आपको लगेगा अरे ओईटी तो इतना आसान है यार, मेरे को ये दिया क्यों है इतना आसान। सच में कह रहा हूँ, बस आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, नर्स की तरह बिहेव करो। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एडवाइज द मदर टू इंक्रीज ब्रेस्ट फीड्स। इफ द मदर कंटिन्यूज द फार्मूला फीड देन इन दैट केस इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक। पहले दो पॉइंट को चाहे मिक्स कर दो, लेकिन हिंदी में जो आप आसानी से बना सकते हो, पंजाबी में जो आप आसानी से बना सकते हो, जैसे अभी पोर्तुगल से मैम आए, अगर वो पोर्तुगीज में बना सकते हैं, इफ मैम इज फ्रॉम तिब्बत, तो अगर आप तिब्बतियन बोलते हो तो तिब्बतियन में बना के देखो कौन सी लाइन आसान बन रही है, फिर उस लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट करो राइटिंग में। कि अगर मदर कंटिन्यू करती है तो उसको कहो कि चेक करे, तो आप चेक करो ये ठीक है नहीं, और साथ साथ मदर को एडवाइस करो कि फार्मूला फीड को वाटर के साथ मिक्स करे, जो वाटर शुड बी फर्स्ट बॉइल्ड एंड देन कूल। अब ये पॉइंट वैलिड हो गया, नहीं तो इस पॉइंट को मिस कर दो। एडवाइस ऑन कीपिंग द बेबी कूल इन द हॉट वेदर। सो द पेशेंट यानी कि मदर, द पेशेंट, अब शुड बी एडवाइस आप एक बार यूज कर चुके हो, मिक्स करते रहो, शुड बी यूज कर लिया ना, तो अब नीड्स टू बी कर दो। शुड बी और नीड्स टू बी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। द पेशेंट शुड बी या द पेशेंट नीड्स टू बी एडवाइज्ड टू, टू क्या करना है, टू कीप द बेबी कूल। ये सारी बातें मैं किसको कह रहा हूँ, भूलना नहीं है, पेशेंट के चक्कर में भूलना नहीं है। ये मैं सारी बातें कह रहा हूँ लैक्टेशन कंसल्टेंट को, मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को कह रहा हूँ कि मैम ब्रेस्ट फीड इंक्रीज करवा देना, फार्मूला फीड देख लेना। अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखते तो ये भी लैक्टेशन कंसल्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि भाई आप उसको बेबी को कूल, ये लैक्टेशन कंसल्टेंट क्यों कहेगा, हम कह देंगे। तो लैक्टेशन कंसल्टेंट को ये पॉइंट क्यों देना है कि बेबी को कूल रखें, पर कंसल्टेंट है कह भी सकता है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेटर के हिसाब से, क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को। बस जब आप ऐसे सोचने लगे ना, लैक्टेशन कंसल्टेंट को लैक्टेशन की बातें रखो, तो आप जो हमेशा कहते हो सर हमारा डाटा ज्यादा हो जाता है, डाटा हमारे कंट्रोल में ही नहीं आता, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स डाटा कंट्रोल की खत्म हो जाएंगी जब आप ये समझने लगे कि मैं इस एक्स्ट्रा पॉइंट को क्यों लिखूं, लैक्टेशन कंसल्टेंट क्यों एडवाइस करेगा कि बेबी को कूल रखो, हम रख लेंगे। लैक्टेशन कंसल्टेंट अपनी लैक्टेशन से रिलेटेड, फीडिंग से रिलेटेड बातें करेगा, तो आपका डाटा वर्ड काउंट अपने आप कंट्रोल में आने लग जाएगा, जो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड डू लेटर्स। अब आगे चलते हैं, अब देखो पर्पस तो हमारा तैयार हो गया। अब जो जितना भी लेटर में पहले 3 पैराग्राफ आएंगे वो इनसे रिलेटेड ही होंगे, कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या नहीं कर रही, इफ शी इज डूइंग व्हाई शी इज डूइंग, इफ शी इज नॉट डूइंग व्हाई शी इज नॉट डूइंग, फार्मूला फीड में क्या दिक्कत आ रही है, फार्मूला फीड आया कहाँ से, बेबी को फार्मूला फीड दिया क्यों, हॉट वेदर का क्या पॉइंट है, और फार्मूला फीड को कैसे मिक्स करना है, ये सब बातें आ जाएंगी। वैसे इन बातों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो इन बातों से ये तो पक्का लगता है कि ये मदर पहली टाइम मदर बनी है, तभी तो उसको नॉलेज नहीं है, नहीं तो फीडिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो छोटी छोटी बातें सोच के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता लगता है कि यार मैं कंप्लीट कंट्रोल और काम माइंड से बैठी हूँ या बैठा हूँ, आज मेरा पेपर पक्का पास होएगा, जब आपको ऐसी बातें आराम से दिमाग में आने लग जाए। तो आप कोनो, हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ नर्स हैं,
रोमाविल कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस में काम करते हैं। रोमाविल क्या है, वही जैसे मोहाली, मोहाली का कोई एरिया मान लो, फेज 11, फेज 11 में ही कम्युनिटी चाइल्ड सर्विस है। फेज 11 के ही लैक्टेशन वालों को मैं लेटर लिख रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग वालों को, कि भाई ये पेशेंट हमारे पास है, हमारी कम्युनिटी चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ सर्विस में आता है, मैं वहाँ पे नर्स हूँ। ये पेशेंट कौन है, ये बेबी डायलन एक छोटा सा बच्चा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 4 की है और आज है 15, यानी इसको पैदा हुए इट हैज बीन 1 मंथ एंड 10 डेज। 1 मंथ एंड 10 डेज कैसे, 4 + 10 ऑलमोस्ट 14 हो जाएगा, और ये 12 लिखा हुआ है तो ये 15 हो जाएगा। मतलब ये बेबी लगभग 1 मंथ 10 डेज ओल्ड है सिर्फ, अभी पैदा हुआ है, 1 महीना 10 दिन का बेबी हुआ है। देखो फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट बेबी है। एड्रेस ये हमारे ही एरिया में रहती है। इसको 4 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया था, 4 से लेके 4 दिन हॉस्पिटल में रही थी, डिस्चार्ज कर दिया। मदर की एज 24 है, फादर जो है वो दूर रहता है, घर से दूर रहता है। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बेबी का वेट 3400 था। एस एबगर स्कोर 5 पे 9 था। नो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सब कुछ ठीक था। तो 15 को यानी कि सिम्टम्स के साथ आई, जो सिल्विया आई 1 महीने बाद, वो इन सिम्टम्स के साथ आई, पक्का 1 मंथ ही है ना, हाँ 1 मंथ एंड 10 डेज के बाद आई। तो सिल्विया, और 6 वीक रूटीन, अब तो पक्का हो गया 6 वीक का मतलब 1.5 मंथ। तो अपने रूटीन चेकअप के लिए आई। सिल्विया ने कहा दैट शी इज कंसर्न्ड अबाउट कॉन्स्टिपेशन, वंस एवरी 3 डेज हार्ड स्टूल। अब ये पता नहीं लग रहा बेबी की बात कर रही है, मोस्ट प्रोबली तो बेबी की बात कर रही है, तो बेबी के। मदर इज आस्किंग अबाउट स्टूल सॉफ्टनर और प्रून जूस फॉर द बेबी। अब पक्का पता लग गया कि बेबी को हार्ड स्टूल आ रहे हैं। तो जब वो 6 हफ्ते के बाद आई, 1.5 मंथ के बाद, तो मदर कंसर्न थी कि बेबी को हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पे डायग्नोसिस में दिया हुआ है, कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो बेबी को बेसिकली कॉन्स्टिपेशन है और डिहाइड्रेशन हो रखी है, यहीं से पता लगता है यार। ब्रेस्ट फीड पहले 3 हफ्ते तक ब्रेस्ट फीड दी थी, लेकिन एक समर हीट वेव आई, तभी आपको ये पॉइंट दे रखा है बेबी को कूल रखना है, कूल रखना है। क्योंकि जब हॉट वेदर आया, तो अभी हॉट वेदर ही चल रहा है, अभी 1 डेढ़ महीना ही तो हुआ है, तो 1 डेढ़ महीना में ऐसे थोड़ी हो सकता हॉट भी आ गया कोल्ड भी आ गया। तो अभी हॉट वेदर ही चल रहा है। हॉट वेदर दिसंबर में आया, तो दिसंबर में मतलब पिछले महीने जब बेबी पैदा हुआ, हीट वेव दिसंबर में आई, तो बेबी अनसेटल्ड हो गया। तब तक आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था, अनसेटल्ड हो गया। सिल्विया सिक होगी, वो खुद भी बीमार पड़ गई, फीवर आ गया उसको। तो मदर इन लॉ आई हेल्प करने के लिए, बेबी और बच्चे की हेल्प करने के लिए मदर इन लॉ आई। तो उसने कहा भाई तुम खुद तो बीमार हो, तो तुम ऐसा करो, इसको एक्स्ट्रा पाउडर डाल दो फार्मूला फीड में, क्योंकि बेबी का वेट बड़ा कम लग रहा है। तो बेबी का वेट कम था, क्योंकि वो ये सब वो भी अनसेटल्ड हो गया था, मदर वैसे ही फीवर में थी। तो सिल्विया वरिड है, तो जो मदर है वो वरिड है कि एक तो उसके पास ब्रेस्ट मिल्क इनफ नहीं है, और वो बेबी को एक्स्ट्रा फार्मूला फीड्स दे रही है अपनी इन लॉ मदर इन लॉ के कहने पे, और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी दे रही है। लेकिन डायलन की प्रॉब्लम यह है कि फार्मूला फीड में भी बोतल फीडिंग तो वो लेता ही नहीं, डिफिकल्ट है उसके लिए। सिल्विया विशेष कि काश वो ब्रेस्ट फीड कर पाती, क्योंकि उसको तो लगता है मदर मिल्क ही बेस्ट है। जो मैरी चार्ल्स है, प्लान्स टू स्टे फॉर फैमिली। मैरी चार्ल्स कौन है, उसकी मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ कहती है मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी 1 महीना और, ताकि मैं बेबी की हेल्प करूं, लेकिन दोनों में टेंशन डेवलप हो रही है। अब इसमें ये बात लिखना जरूरी नहीं है दोनों में टेंशन डेवलप हो रही है, ये भी लिखना जरूरी नहीं है मदर इन लॉ इकट्ठे रहे, क्योंकि लैक्टेशन कंसल्टेंट को अगर ये साइकेट्रिस्ट को लेटर होता तो ये सेम लेटर अगर साइकेट्रिस्ट को होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, दोनों के बीच में टेंशन है, मदर को टेंशन है, तो प्लीज उसको काउंसलिंग। फिर आपको प्लान में भी यही दिया होता कि मदर को काउंसलिंग चाहिए, मदर को टेंशन हो गई है, मदर एक्यूट एपिसोड में चली गई है, तो ये वाले पॉइंट चेंज हो जाते हैं, बाकी नोट्स हमेशा सेम रहते हैं। तो ऐसे आपको डाटा सिलेक्शन, अगर ये साइकेट्रिस्ट को लेटर होता, तो प्लान सबसे पहला यहाँ पे प्लान दिया होता, काउंसिल द मदर रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, काउंसिल द मदर फॉर हर साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो यहाँ से वो डाटा सिलेक्शन होता है। तो प्लीज समझो बस इतना ही है ओईटी। फिर अब ऑब्जेक्टिव जब हमने देखा तो लिथार्जिक है, रिफ्लेक्सिस नॉर्मल है, हार्ट रेट ठीक है, रेस्पिरेशन है, बेबी है छोटा है 37, वेट भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव साइंस में तो कुछ है ही नहीं, यानी मेरे सिम्टम के बेस पे ही सारी कहानी मुझे लिखनी है। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई है। सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल फॉलोअर्स ऑब्वियसली। आई वांट टू टेल यू अबाउट चैनल, बाय चांस ये ओपन हो गया। सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट।
so you can follow this channel as well. Okay, so coming back to basics. अब देखो मेरे को पूरा लेटर पता है, अब मुझे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा वही लिखो जो आपको पूरे लेटर में पता लगा है. तो फर्स्ट पैराग्राफ को अगर मेरे को लिखना हो तो मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट के ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेन्ड वर्जन है. फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे बस छोटा सा लिखना है, तो मैं ये लिखूंगा दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस चार्ल्स. मेन तो क्योंकि मेरे को वहां पे नहीं देखना पेशेंट कौन है, मेरे को तो इसके हिसाब से लिखना है लैक्टेशन रिगार्डिंग मिसेस चार्ल्स. ये मेरी मेन पेशेंट है. आई होप मिसेस चार्ल्स नाम हो. एक मिनट देख लेते हैं. मिसेस डायलन चार्ल्स यही है ना. डायलन चार्ल्स तो मिसेस चार्ल्स तो होएगी. मदर का नाम चार्ल्स तो होएगा ही पक्का. और इसका नाम है मैरी चार्ल्स. डायलन चार्ल्स बेबी बॉय. और मदर का नाम भी कहीं पे दिया होगा, मेरे को बाई चांस दिख नहीं रहा. चलो एनी हाउ मिसेस चार्ल्स तो होएगी. अभी मैं ये यूज कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं लास्ट में यहाँ पे दिया होगा शायद. सॉरी, नहीं यहाँ पे भी नहीं. सिल्विया. सिल्विया सिल्विया चार्ल्स. तो मेरे को सब कुछ पता लग गया. सिल्विया चार्ल्स, तो मैं तो सिल्विया चार्ल्स के लिए लेटर लिख रहा हूँ. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस चार्ल्स हु हैज. अब उसके हिसाब से चलो, तो मैं अगर डॉक्टर को बता रहा होता, लैक्टेशन कंसल्टेंट को कहता मैं आपको मिसेस चार्ल्स को रेफर कर रहा हूँ, इसको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है और फार्मूला फीड के बारे में भी इसको नॉलेज नहीं है, तो ये दो मेन चीजें हैं जिसके लिए मैं आपके पास भेज रहा हूँ. तो मतलब प्लीज इसी आसान करना है ओईटी को. तो कॉम्प्लेक्शन में मत जाओ. हु हैज रिसेंटली या हु डिलीवर्ड अ बेबी लास्ट मंथ. हु डिलीवर्ड अ बेबी ऑन, या बेबी का नाम लिखना है तो यहीं पे लिख दो बेबी मास्टर या बेबी चार्ल्स. सॉरी, बेबी नेम्ड बेबी का नाम क्या है. डायना. हु डिलीवर्ड अ बेबी. रहने दो, यहाँ पे नाम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लिखना बन नहीं रहा. वैसे तो डिलीवर्ड बेबी डायलन ऐसे लिख सकता हूँ. डिलीवर्ड बेबी डायलन ऑन 4 दिसंबर 2012. दिसंबर का डी हमेशा बड़ा, कोई डाउट नहीं इस बात में, कोई गलती नहीं. तो दिसंबर 2012. अभी क्या चल रहा है, 11 में. सॉरी, ये चीजें ध्यान रखनी है. एंड 4 दिसंबर 2011. 12 लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी. 12 क्योंकि आज की डेट है, आज की डेट है सॉरी आज की डेट है 4 दिसंबर, और आप लिख दो सॉरी आज की डेट है 15 जनवरी 12. तो गलती से भी दिसंबर में 12 मत डाल देना. कई बार ये वाली गलती हो जाती है और हम कहते हैं सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था. कोई नहीं बता सकता ओईटी का पेपर अच्छा हुआ था ये बुरा, आपकी एक्सट्रीम कंसंट्रेशन चाहिए. सो प्लीज इन बातों को समझो. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस चार्ल्स हु डिलीवर्ड बेबी डायलन ऑन. देखो कितना प्यारा लिख रहा है, हु डिलीवर्ड ए हटाया बस. हु डिलीवर्ड बेबी डायलन ऑन 4 दिसंबर 2000. नाउ सिंपल पॉइंट पे आओ, और आसान लिखो जितना आसान. मैं तो मुश्किल कर रहा हूँ, इससे भी आसान लिखो. नाउ शी इज फेसिंग प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी and also needs education या एडवाइस. एडवाइस भी लिख सकते हो, नीड्स एडवाइस. इसी बहाने मैं आपको एडवाइस सी और एस का फर्क बता देता हूँ. ये जो एस होता है ना, ये वर्ब होता है, इसकी फॉर्म बनती है एस के साथ. इसमें इफ कुड के साथ आई कैन हेल्प यू. हेल्प का मतलब, आई कैन हेल्प का मतलब कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. आई कैन टीच यू, आई कैन गो देयर. तो ऐसे कुड के साथ एस वाला वर्ब वाला एडवाइस होता है. काइंडली के साथ भी काइंडली ओपन द डोर, काइंडली शट द डोर, काइंडली कम हेयर, काइंडली गो देयर. तो इस ये भी वर्ब वाला है. लेकिन जो ये वाला इसमें वर्ब कौन है, नीड्स. तो इन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल्सो शी नीड्स. अगर शी दोबारा लगाना है तो आपको वर्ब समझ आ जाएगा. शी के साथ नीड्स, उसको चाहिए एडवाइस. अब ये वाली जो एडवाइस है ये नाउन है, एक लाइन में एक ही वर्ब होता है. तो यहाँ पे नीड्स के साथ जब भी लगेगा एडवाइस. शी नीड्स एडवाइस रिगार्डिंग द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला फीड एज वेल. तो एक तो उसको
शी इज फेसिंग प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट फीडिंग, एक तो ये है, एंड ऑल्सो उसको एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग द करेक्ट। बस यही तो रीजन है, देयरफॉर यही तो आसान बात है, देयरफॉर। और लैक्टेशन कंसल्टेंट एक्सपर्ट टाइप बंदी है, सो देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज टू educate her या to educate her regarding breastfeeding and formula feeding. फॉर्मूला feeding देखो कितने अच्छे कनेक्टर्स, कितना सिंपल लैंग्वेज, और मेरा मतलब 100% मतलब 350 के आसपास स्कोर तैयार हो, कुछ कॉम्प्लेक्शन नहीं। अब ये दो पैराग्राफ इतने मैटर नहीं करते, बस इसमें सिंपल बात करता हो, द बेबी, नॉर्मल बातें कुछ भी बता दो, द बेबी वॉज बोर्न, कोई सी सेक्शन तो नहीं हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी, baby was born normally, normal delivery, baby had a normal delivery, या बस the baby was born via, और via होता है थ्रू, नॉर्मल वाया वर्ड बड़ा अच्छा होता है, वाया नॉर्मल डिलीवरी, एंड हिज वेट वाज 3400 ग्राम्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। सिंपल यार, कुछ भी लिख दो बस, अब तो एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब मेन कहानी सुनानी है लैक्टेशन कंसल्टेंट को, क्यों हुआ गया बिल्कुल। अब बिल्कुल चेंज मत करो, ही फेड सेकंड फॉर्म, उसने फीडिंग बढ़िया किया, ही फेड वेल until 3 weeks, but ड्यू टू, सिंपल ड्यू टू, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और आसान बनेगा, ड्यू टू हीट वेव ऑफ दिसंबर, ही गोट हीट वेव, दिसंबर भी लिखने की जरूरत नहीं, ही गोट अनसेटल्ड एंड मिसेस चार्ल्स गोट सिक। फर्स्ट नेम तो लिखना ही नहीं, मिसेस चार्ल्स गोट सिक, कहानी को चलने दो, देयरफॉर या 10 हर मदर इन लॉ, यही हुआ ना उसी। अब हमने मिस चार्ल्स का है, मिसेस चार्ल्स, हर मदर इन लॉ केम टू हेल्प द फैमिली, मिसेस चार्ल्स गोट फीवर या गोट सिक, so her mother-in-law came to help the family and encouraged मिसेस चार्ल्स, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि अब दो होगी ना, शी, दोनों शी हैं, तो यहाँ पे एक आधी बार नाम लिखना आपको सेफ रखेगा, एंड एनकरेज मिसेस चार्ल्स टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस वर्ड भी अच्छा होता है, इंट्रोड्यूस ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी, अब सॉरी फार्मूला फीडिंग टू द बेबी। तो उसने कहा कि भाई विद एक्स्ट्रा पाउडर। तो ये कहानी अब हमने लैक्टेशन कंसल्टेंट को सुना दी कि 3 हफ्ते तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था, ही फेड वेल अंटिल 3 weeks, बट ड्यू टू द हेट वेव, बिल्कुल सिंपल 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 कनेक्टर, सिंपल बातें, बाद में चेंज करना, बट की जगह आपको हाउएवर लगाने का मन है तो थोड़ा सा चेंज कर दो, हाउएवर ड्यू टू हीट वेव ही गॉट अनसेटल्ड एंड हिज एंड मिसेस चार्ल्स गॉट, thus her mother-in-law came to help the family and encourage Mrs. Charles to introduce formula feed to the baby with extra powder। फिर 2-3 लाइनें और पढ़ लो, क्या क्या मेन बातें थी। तो मिसिस दिस, हाँ अब एक बात मेन रहेगी कि वो हमारे पास आई थी, सिल्विया टेंडेड टू टीम, सिल्विया से शी इज कंसर्न्ड अबाउट कॉन्स्टिपेशन दिस ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द, हाँ उसने स्पॉट, चलो एक लाइन रहेगी कि भाई वो हमारे पास कैसे पहुंची, सो शी विजिटेड अस, सो शी हैज विजिट, अब सब कुछ प्रेजेंट में लिख दो कि हमारे पास आई है, शी हैज विजिटेड अस टुडे, यानी कि 15 तारीख को, फॉर रूटीन 6 weeks चेकअप, एंड अब बस यहीं से चेंज हो जाएगा, एंड चेकअप शी हैज रिपोर्टेड, बस इस बाकी सब कुछ सेम, दैट द बेबी फेड वेल। अब देखो कोई चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है, बाकी सब कुछ सेम, कहानी में बस ये मिस हो गया था, ये क्या हुआ,
तो वो हमारे पास रूटीन चेकअप के लिए आई है, उसने रिपोर्ट किया है कि बेबी ने सब कुछ ठीक किया था। अब ये सारी कहानी मदर सुना रही है सिर्फ एक लाइन से कि शी हैज विजिटेड अस टुडे, और ये मेन वर्ड है, शी हैज रिपोर्टेड दैट। बाकी सब कुछ सेम। अब ये सारी कहानी मदर सुना रही है कि ऐसा 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 हुआ और ऐसे 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 हुआ। तो अब मदर ही यही यही सिल्विया ही कह रही है कि वरीड है कि उसके पास इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं है और एक्स्ट्रा फीड देती है। सो नाउ नाउ शी इज कंसर्न। तो अभी यही कहानी चल रही थी कि फार्मूला फीड और बेबी फीड चल रहा है। नाउ शी इज कंसर्न। प्लीज ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन लैप मत करो, खत्म होने वाला है। और आपको ये भी पता लगेगा कि कितने कम टाइम में हमने खत्म किया है। नाउ इतना ही पेपर में एनर्जी लगेगी, इतनी कॉन्सेंट्रेशन लगेगी। तो प्लीज ध्यान मत हटाओ। प्लीज मैंने कहा है ना, लास्ट तक सुनना है, लास्ट तो वैसे ही तैयार है हमारा। सो प्लीज, नाउ शी इज कंसर्न दैट she does not have enough breast milk and also gives extra formula feeds। तो यही वो ब्रेस्ट फीड नहीं है, एक्स्ट्रा फार्मूला फीड्स देती है। एंड नाउ गिव्स एक्स्ट्रा फार्मूला फीड्स एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग, तो दोनों देती है, कंफ्यूज ना हो जाए। एंड एज वेल एज, सेम बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं किया इस लाइन को तो मैंने, एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग, तो मदर दोनों चीजें कर दी है। लेकिन उसको लगता है कि भाई सिल्विया विशेज टू ब्रेस्ट फीड, डायलन डिफिकल्ट टू बॉटल फीड, सिल्विया विशेज टू ब्रेस्ट फीड एज they think। she still thinks she thinks that breast milk is the best for the baby। breast milk best है for the baby। she wishes to breastfeed, और मदर इन लॉ कहती है नहीं। so she thinks that breastfeed या breast feeding is the best for the baby, उसको ऐसे लगता है। whereas उसकी मदर इन लॉ क्या कहते हैं, whereas मदर इन लॉ क्या कहती है, what is the best feeding method for Dylan, क्योंकि मदर इन लॉ, whereas her mother in law thinks otherwise, thinks the formula feed is also good। hence या फिर thus या फिर so she is confused। so basically जो मिसेस चार्ल्स हैं वो बिल्कुल, so मिसेस चार्ल्स is confused what is the best for the baby। confused की जगह concerned लिख देते हैं, हमारा confused लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम प्रोफेशनल लोग हैं तो concerned लिख देते हैं, is concerned what is the best feeding method। अब देखो पूरा लेटर अपने आप, बेस्ट फिटिंग मेथड फॉर डायलन, पूरी कहानी बन चुकी है। एक भी कहानी में आपको लैप्स नहीं नजर आएगा जब आप अपना लेटर पढ़ोगे। देयरफॉर इफ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, कि अब वो कंसर्न्ड है इसलिए ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाएगा। सो देयरफॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एडवाइज द मदर टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स। अब इनमें से जो लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बाय चांस वर्ड काउंट जाता है तो इसको हटाओ। इसको बिल्कुल हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज पे, बल्कि और भी सुंदर हो जाएगा कि शी थिंक्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर द बेबी, देयरफॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एडवाइज द मदर टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स, टू या एडवाइज द मदर अबाउट द वेज टू इंक्रीज, ये तो बेस्ट ही हो जाएगा। अब बिल्कुल लेटर आपको ये वाला थोड़ा सा चेंज आपने किया अपनी समझ से, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि अब क्या है, मदर कंसर्न्ड है क्योंकि उसके हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट है। देयर फॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, अगर आप मदर को वो तरीके बता दो टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीड्स। अगर मदर कंटिन्यू करती है फार्मूला फीड तो उस केस में उसको बता दो कि फार्मूला फीड अच्छे से बना है या नहीं बना, क्योंकि ग्रैंड मदर कहती है एक्स्ट्रा पाउडर डालो तो वो कंफ्यूज है। सो दैट इज हाउ दिस लेटर इज। अब आपको इस लेटर को जब फ्लो में पढ़ोगे, जब एग्जामिनर के पास ये लेटर पहुंचेगा तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस लेटर को पढ़ने में। सही कोमा, सही कनेक्टर्स और आसान लेटर,
अपने आप आपको मार्क्स देगा। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अब देखते हैं एग्जामिनर को कितने टाइम में पढ़ा जाएगा। This letter is being written regarding Mrs. Charles, who delivered baby Dylan on 4 December. Now she is facing problem in breastfeeding, and she needs advice regarding the correct formation of formula feed as well. Therefore, she is being referred under your expertise. तो lactation consultant को पता लग गया ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फार्मूला फीड के बारे में पता नहीं है क्या कैसे बनाना है। तब ये मैंने कहाँ से उठाया, यहाँ से। ये सारा डाटा उठाया फर्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ से। ये दोनों मैच करते हैं, बस लैंग्वेज अलग अलग है। बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, 3400 ग्राम था। शी और द यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, शी हैज विजिटेड, तो मदर की बात नहीं, बेबी की बात। सो मिसेस चार्ल्स, अचानक से चेंज करना, तो मिसेस चार्ल्स। Mrs. Charles has visited us today for the routine 6 weeks checkup. तो 6 week वाले चेकअप पे आई है, 1.5 month पे। She has reported that baby fed well until 3 weeks. However, baby unsettled हो गया और वो बीमार पड़ गई। Thus, her mother-in-law came and encouraged Mrs. Charles to introduce formula feed with extra powder. Now she is concerned, क्योंकि उसने कहा, grandmother ने कहा extra powder. Now she is concerned कि उसको breast milk है नहीं, and also gives formula feeds as well as breastfeeding. तो अभी वो कंफ्यूज्ड है, ऑल्सो यहाँ पे जस्ट नहीं रहा, इसको हटा दो। तो शी डज नॉट हैव ब्रेस्ट मिल्क एंड नाउ गिव्स फार्मूला फीड एज वेल एज दिस। शी थिंक, बट अब यहाँ पे एक बट लगा सकते थे आप। हाउएवर शी स्टिल थिंक्स, लेकिन उसको अभी भी लगता है, ये थोड़ा और नेचुरल हो जाता है। हाउएवर शी स्टिल, एस छोटा, हाउएवर शी स्टिल थिंक्स that breastfeeding is the best for the baby. Therefore, it would be greatly advise the mother about the ways to increase the breast feeds. If the mother continues formula feed, then in that case, it is important to check whether the formula feed is good. मतलब इतना सिंपल, इतना आसान, और आप सबने कहा सर आज राइटिंग करवा दो क्योंकि आपको लगा मुश्किल है। जितना इजी, लैक्टेशन कंसल्टेंट जब तक दिमाग से हटेगा, डाटा आपको कंफ्यूज करेगा। अब मेन कंफ्यूजन आती है कि माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, और ये भी है। So she thinks that which breast is the milking. Further, the baby has also been assessed with, अगर आपको ये लाइन लिखनी है, वैसे इस लाइन की इस लेटर में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी लिखनी है, with mild constipation and dehydration, जो भी वहां पे दे रखा है। अगर लिखना है तो मेन टॉपिक इस लेटर का ये नहीं है, लेकिन हाँ चलो, कंसल्टेंट, लैक्टेशन कंसल्टेंट को बेबी के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से वो एडवाइस देगी। तो ये लाइन अगर आप जोड़ना चाहते हो, जो आपको लग रहा है कहाँ गई, वो यहाँ आ गई। फर्दर द बेबी हैज ऑल्सो बीन असेस्ड विद, इसके अलावा बेबी को भी ये हो रहा है। देयरफॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एडवाइस। अगर ये लाइन जरा सी भी अजीब लगती है, इसको यहाँ से भी उठा दो, इसको यहाँ पे डाल दो। 334 grams at the time of the birth, और 14 with the पर यहाँ पे कहीं पे फिट नहीं होना ना। शी हैज रिपोर्टेड दैट thus her mother-in-law came with the family. this now, यहाँ पे नाउ के साथ हो रहा है। नाउ शी इज कंसर्न्ड, यहाँ पे डाल सकते हो that now she is concerned that the baby has been, या baby is having constipation. further she is worried, तो एक चीज के लिए वो कंसर्न्ड है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, further she is worried that she does not have enough breast milk. ये लाइन यहाँ पे फिट हो गई है। नाउ वो कहानी के साथ आपको फिट करना पड़ेगा कि मदर इन लॉ आई, नाउ शी इज कंसर्न कि बेबी कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन है, एंड फर्दर शी इज वरीड दैट शी डज नॉट हैव ब्रेस्ट मिल्क। तो इसके साथ साथ माइल्ड कॉन्स्टिपेशन और वो चल रही है, ऊपर से उसको भी अपनी परेशानी चल रही है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये लाइन इसके साथ मैच कर रही है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा रखना चाहता हूँ, इसलिए ऊपर नीचे किया कि वो उसको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए आप उसको तरीके बता दो कि कैसे, ताकि ये दोनों एक दूसरे को मैच करें, इसी से पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो अगर बाई चांस नहीं करते तो मतलब वही ओवर एनर्जी खर्च नहीं करनी, इसको आप नीचे ले आओ पॉइंट को, दैट फर्दर वो जो मैंने पहले किया था। आप रिकॉर्डिंग को बैक करके देख लो, क्योंकि आप तो रिकॉर्डिंग सुनोगे, यूट्यूब फॉलोअर्स भी और मेरे स्टूडेंट्स भी इसके बाद तो रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे, तो आप इसको उठा के चाहे वापस वहीं पे रख दो। छोटी मोटी चीज़ों से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर जितना आप फ्लो मेंटेन करोगे उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा। आपको पता होगा सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, व्हेन यू विल मेंटेन एवरीथिंग इन द फ्लो। सो इट्स जस्ट अबाउट लैक्टेशन कंसल्टेंट, सिर्फ लैक्टेशन कंसल्टेंट से मतलब अपने आप को वो रखो, और लेटर्स बदलते जाएंगे, बट प्लीज जिसको लेटर लिख रहे हो ना, बस उसको दिमाग में रखो।
मैं ये कह रहा हूँ अगर ये सेम लेटर साइकेट्रिस्ट को होता तो प्लान में वेरिएशन होती, तो लिखते कि टेंशन डेवलप हो रही है, मदर साइकोलॉजिकली परेशान हो रही है, कंफ्यूज्ड हो गई है, वरीड हो गई है, कंसर्न्ड हो गई है, फिर लेटर में इन फर्स्ट पैराग्राफ क्या बनता, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस चार्ल्स हु रिसेंटली गेव बर्थ टू अ बेबी और गेव बर्थ टू बेबी डायलन on 4 December. Then she is facing difficulty in breast milk. Same line, she is facing difficulty in breast milk and also giving formula feeds. And at this, but yeah, currently she is concerned which is the best method for the baby, and she is really worried about that. Therefore, she is being referred under worried word आया था. Therefore, she is being referred under your expertise for psychological counseling. So that is how the letter changes. लगभग सेम ही रहता है. आप किसको लेटर लिख रहे हो कहाँ, क्योंकि बैकग्राउंड तो सेम ही है, बस एक वरीड वर्ड मेन वर्ड बन जाता है, उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसके हिसाब से चली जाती है. सो दैट इज हाउ द लेटर कीप्स ऑन चेंजिंग. सो प्लीज, मतलब थोड़ा बहुत होता है कि सर ये विजिट लेटर है, ये डिस्चार्ज बैक लेटर है, पर लेटर को सिर्फ एक केस मानो, आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा ओईटी. आप नर्स की तरह बिहेव करो, यू विल एंजॉय दिस जर्नी. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. Subscribe our channel if you have not. Thank you.